इंपॉर्टेंट रहेगा। आज भी हम लोग न्यूमेरिकल्स पे ही ध्यान देने वाले हैं। 12वां क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें यह बताना है कि टाइम टेकन फॉर लास्ट रेवोल्यूशन, आखिरी रेवोल्यूशन करने में कितना वक्त लगा, हमें यह पता करना। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि जो टोटल टाइम चल रहा है, जो टोटल टाइम जो इस पूरे किस्से में बात चल रही है वो 10 सेकंड का टोटल टाइम। अगर आप नोटिस करेंगे तो कहानी में टोटल 0 से 10 सेकंड के बीच में पूरी कहानी चल रही है। तो जब आप 0 से 10 सेकंड की पूरी कहानियां निकाल रहे हैं तो सबसे पहले मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले मैं थीटा को 9 रेवोल्यूशंस पकड़ूंगा। थीटा 9 रेवोल्यूशंस पकड़ने का मेरा मतलब यह है कि मैं 0 से 9 रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, पहले मैं वो निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कितना बोला मैंने? फर्स्ट रेवोल्यूशन गायत्री कल हो गया है। वी हैव फाउंड आउट अंडर रूट 10, आंसर हमारा लास्ट लेक्चर में आ गया था। फर्स्ट रेवोल्यूशन का टाइम निकाल दिया हम लोगों ने। अभी हम आज लास्ट रेवोल्यूशन का टाइम निकाल रहे हैं। क्वेश्चन था टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन वी हैव फाउंड आउट यस्टरडे, टुडे वी आर फाइंडिंग आउट लास्ट वाला कंप्लीट रेवोल्यूशन का हम लोग टाइम निकाल रहे हैं। मैं आप लोग से ये कह रहा हूं कि कहानी बिल्कुल ध्यान से समझनी है। मैं थीटा को 9 रेवोल्यूशंस कंसीडर कर रहा हूं। थीटा को 9 रेवोल्यूशंस कंसीडर करने का मतलब मैं आपको समझाता हूं। थीटा का फॉर्मूला है ओमेगा टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थीटा का फॉर्मूला है हाफ एटी स्क्वायर एज द ओमेगा टी बिकम्स 0। ठीक है, कल के लेक्चर में अगर आप नोटिस करेंगे तो हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू निकाली थी। सॉरी, यहां पे अल्फा आना चाहिए। कल हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, 9 रेवोल्यूशंस का मतलब होगा 2 पाई इंटू 9 थीटा, बराबर है। एक रेवोल्यूशन 2 पाई क्या होता है, तो 9 रेवोल्यूशंस 2 पाई इंटू 9 के होंगे। ये थीटा की वैल्यू हो गई। कोई बता सकता है पिछले लेक्चर मैंने अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी? कैन एनीबडी टेल मी हाउ मच वाज द वैल्यू ऑफ अल्फा जो मैंने पिछले लेक्चर में निकाली थी? Come on everybody, what was the value of alpha that was calculated in previous lecture? 2 pi by 5. Alpha was calculated as 2 pi by 5, right? Multiplied by t का स्क्वायर। ठीक है, यहां से 2 pi gets cancelled, 5 2s becomes 10 and 10 gets multiplied here, that becomes 90. That means t square comes out to be 90. That means t comes out to be under root of 90. Under root of 90 can be written as around 9.4. टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर हम थोड़ा और देखें तो टेक्स्ट बुक में डेसिमल 3 डेसिमल तक जा रहे हैं, 5132 आ रहा है, तो इसलिए मैं भी 3 डेसिमल तक निकालूंगा। 9.486 के करीब रूट 90 आता है। 9.486 सेकेंड्स। अंडरस्टैंड कीजिए मैंने क्या निकाला है, उसको पहले आपको अंडरस्टैंड करना है। मैंने फाइनल आंसर नहीं निकाला है। मैंने जो ये चीज निकाली है t बराबर 9.486 सेकेंड्स, मैंने जो ये चीज निकाली है, दिस इज द टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग टोटल 9 रेवोल्यूशंस। देखो मैंने क्या कंसीडर किया, मैंने 9 रेवोल्यूशन कंसीडर किया। तो ये थीटा 9 रेवोल्यूशंस का थीटा निकला। जब मैंने टाइम इतना निकाला है 9.486 नाम का जो मैंने टाइम निकाला है, तो ये टाइम निकालने का मतलब मैंने 0 रेवोल्यूशन से 9 रेवोल्यूशन होने में कितना टाइम लगा, मैंने वो टाइम निकाला। और आप लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि टोटल 10 रेवोल्यूशन हुए। पहला आंसर तो यही निकाला था ना, ये देखो टोटल कितने रेवोल्यूशन हुए, 10 रेवोल्यूशन हुए।
और मैंने क्या किया, और 10 रेवोल्यूशन होने के लिए 10 सेकंड लगे, ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते हो। मैंने क्या किया, मैंने 0 रेवोल्यूशन से 9 रेवोल्यूशन के होने का टाइम निकाल लिया, और मुझे पता है कि टोटल 10 सेकंड का टाइम लगा था पूरे रेवोल्यूशंस होने में। तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि अगर मैं टाइम लास्ट रेवोल्यूशन का निकालना चाहता हूं, तो अगर मैंने टोटल टाइम में से 9 रेवोल्यूशन का टाइम माइनस कर दिया, तो जो मेरे पास टाइम आएगा, बचा हुआ टाइम, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको इजीली मिलेगा 0.514 एंड सेकेंड्स। आप देख सकते हो 3-2 को अगर आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इतना इतने के करीब आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 0 to 9 रेवोल्यूशंस का टाइम निकाला। 0 to 9 रेवोल्यूशंस का टाइम 9 सेकेंड्स 9.486 सेकेंड्स आया, और मुझे पता है कि 10 रेवोल्यूशन करने में 10 सेकेंड लगे हैं। तो अगर 10 सेकेंड्स में से 9.486 को माइनस कर दिया जाए, तो जो बचा कुचा टाइम आएगा वो लास्ट रेवोल्यूशन करने के लिए पक्का यूटिलाइज हुआ होगा। आपका फाइनल आंसर तैयार है? दिस इज टोटल टाइम, दिस इज टाइम फॉर 0 to 9 रेवोल्यूशंस। 0 to 9 रेवोल्यूशन का टाइम और टोटल टाइम अगर आपने माइनस किया तो लास्ट रेवोल्यूशन का टाइम आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये लॉजिक यहां पे लगना था। आर यू गेटिंग दिस? इज एवरीबडी गेटिंग हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे? गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। आप लोग को समझ में आ रहा है इस चीज को कैसे हैंडल किया मैंने? टेक्निक बहुत बेहतर है, टेक्निक बहुत ही बढ़िया है, टेक्निक जो है वो बहुत ही बढ़िया है। आप सोच के देखिए टेक्निक कितनी बढ़िया मैंने यहां पे लगाई है, और इस टेक्निक को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एवरीबडी का रिप्लाई चाहिए मुझे, सब लोगों का रिप्लाई चाहिए मुझे। एवरीबडी शुड बी रिप्लाइंग, एंड टेक्निक आपको समझना है। हमें आखिरी रेवोल्यूशन का टाइम बताना था कि 10वां रेवोल्यूशन, आखिरी 10वां रेवोल्यूशन जब हुआ तो कितना वक्त लगा, हमें यह बताना था। हम लोगों ने सिंपल सा जो टेक्निक लगाया है उसमें हमने 0 रेवोल्यूशन से 9 रेवोल्यूशंस का टाइम निकाला, और हमें पता है कि टोटल टाइम 10 सेकंड का है। अगर इस टाइम में से 0 से 9 रेवोल्यूशंस होने में जितना टाइम लगा, उसको अगर हमने टोटल टाइम से माइनस कर दिया, तो बचा कुचा टाइम आखिरी रेवोल्यूशन का निकलेगा। खत्म हो गई बात। दिस वॉज अवर फर्स्ट पेज एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द 12th क्वेश्चन। एक लेक्चर और आज का अराउंड 15 मिनट का वक्त लगा, 10 मिनट का वक्त लगा इस न्यूमेरिकल को खत्म करने के लिए। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको एंट्रेंस में बहुत सारे मिलेंगे। जस्ट आसानी से ये न्यूमेरिकल आपके गले के नीचे उतरना चाहिए। एंट्रेंस में तो इससे खतरनाक खतरनाक चीजें आपको दिखाई देंगी। इसलिए ये बेसिक है, इसको बार बार आप देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए कि सर ने यहाँ पे क्या किया है। मैंने लिखा भी है, टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग टोटल 9 रेवोल्यूशंस। फिर ये टोटल टाइम में से टाइम फॉर 9 रेवोल्यूशंस माइनस किया तो 10वें रेवोल्यूशन का टाइम मिला। ये क्या है? टाइम टेकन फॉर 10th रेवोल्यूशन। 10th मतलब सिर्फ 10वां रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा। और ये क्या है? ये टाइम 90 रेवोल्यूशन का नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम फॉर 9th रेवोल्यूशन, दिस इज द टाइम फॉर 0 to 9 रेवोल्यूशन। आई होप इट्स क्लियर। थीटा का फॉर्मूला कैसे है? 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन थीटा का फॉर्मूला होता है। 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन थीटा का फॉर्मूला होता है। क्लियर है यश? हाँ, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। पेज नंबर 2, अगला वाला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन ऑफ अ डिस्क, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामाफोन डिस्क इज 0.5। 13वां क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस
0.5 दिया हुआ है। किसके बीच में दिया हुआ है मैं आपको समझाता हूं। ग्रामाफोन मतलब समझ में आना चाहिए आपको, इस तरह का एक डिवाइस होता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कॉइन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक कॉइन रखा हुआ है, ये आपका कॉइन है। तो कॉइन और आपके ग्रामाफोन के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बोलता है कि वो 0.5 का है। आगे बढ़ते, रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक आपका रेडियस, और जो रेडियस है आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का। ठीक है, म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन में दिया हुआ ना बेटा, ये देख रहे हो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को डिनोट करने का तरीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से बात को समझना है सब लोगों ने। रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। इनिशियली द कॉइन इज पाई सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। ये डिस्क का सेंटर है, ये आपका कॉइन है, ये डिस्टेंस पाई सेंटीमीटर का है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन ने साफ साफ बोला हुआ है कि कॉइन की दूरी आपके डिस्क के सेंटर से पाई है, हमने वो लिख दिया वहां पे। व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी will it start slipping there? At what minimum frequency will it start slipping from there? इतना क्वेश्चन सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। सबसे पहली बात क्या है, अगर ये ग्रामाफोन घूमने लग जाए, ग्रामाफोन घूमता है, अगर आपने पुराने जमाने में देखा होगा या आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो वो शेविंग कराते समय ग्रामाफोन के ऊपर गाने लगाता है। अगर आपने मूवी देखी होगी तो, है ना, वो घूमने वाली चीज जो प्लेट होती है, ठीक है ना, आप उसको ग्रामाफोन कंसीडर कर सकते हो। वो ग्रामाफोन के ऊपर एक कॉइन रख दिया है। जब ये ग्रामाफोन घूमेगा, जब ये ग्रामाफोन घूमेगा, तो तुम्हें ये आइडिया है कि नहीं है कि ये कॉइन जो है वो यहां से खिसक के बाहर गिर जाएगा। वो ये पूछ रहा है तुमसे कि कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इसकी कि ये यहां से स्लिप करके बाहर गिर जाए, ये यहां से स्लिप करके बाहर गिर जाए। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आप लोगों ने। क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग, विल इट स्टार्ट स्लिपिंग, स्लिपिंग मतलब वो खिसकने लगेगा फ्रॉम देयर, स्लिप करने लगेगा, वो स्लिप करने लगेगा। और स्लिप क्यों करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, स्लिप क्यों करेगा? क्योंकि ये ग्रामाफोन घूमने लग गया। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन? सोच के देखिए, सोच के देखिए, क्या सब लोगों को ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है? आप कॉइन को एक गाड़ी समझ लो और इस डिस्क को एक रोड समझ लो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कॉइन एक गाड़ी है, डिस्क एक रोड है। तो ये मत सोचिए कि हरदम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन कार और बस के फॉर्म में आपके सामने आएंगे। बराबर है कि नहीं है? आपके हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं। यहां पे कॉइन है और डिस्क आप रोड समझ लीजिए, कॉइन आप बस या कार समझ लीजिए। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि डिस्क एक एंगल पे है, विंगल पे है, कुछ मेंशन नहीं है, एंगल का नाम ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। इसका मतलब ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन को बिलोंग करता है। अगर ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन को बिलोंग करता है तो हमारा काम है कि हम इसको उसी तरह से हैंडल करें जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में हैंडल किया जाता है। ये सेंटर से, ये कॉइन है यहां पे, ये आपका सेंटर पॉइंट है, इसको मैं ओ मान लेता हूं सेंटर पॉइंट को। यहां पे आपका कॉइन है क्लास। एग्जैक्टली कॉइन के नीचे उसका वेट लगेगा, एग्जैक्टली ऊपर उसका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा,
और एग्जैक्टली सेंटर की तरफ आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अगर आपको चीजें याद आएंगी तो। इसी तरह का हमने डायग्राम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था आपको, और हमने ये पता लगाया था कि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करती है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में वो आपको स्लिपिंग के बारे में पूछ रहा है। स्लिपिंग का मतलब खसक के निकल जाना, स्लिपिंग का मतलब स्लाइड होके निकल जाना। एंड इट इज वेरी वेरी कॉमन सेंस, इट इज वेरी वेरी कॉमन सेंस वाली बात है आपकी, कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस कॉइन को टुवर्ड्स द सेंटर रखने में मदद कर रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसी चीज है जो कॉइन को टुवर्ड्स द सेंटर रखने में मदद कर रहा है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में जो आपका फ्रिक्शन का फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। ये बात तो आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में सुनी थी मेरे से, बराबर। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स वो बंदा है जो उसको स्टॉप कर सकता है स्लिप होने से। अगर ये बंदा स्लिप होगा भी तो कहां स्लिप होगा, ये बंदा ऐसे स्लिप होगा, क्योंकि अगर ये घुमा तो ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगा ये बंदा। कौन? कॉइन। आपने मेरे टायर और पानी का एग्जांपल देखा होगा। टायर के ऊपर जब पानी होता है तो टायर के घूमने की वजह से पानी कैसे निकलता है, ऐसा टेंजेंशियली निकलता है ना, निकलता। तो वो जो बंदा टेंजेंशियली पानी टायर को छोड़ रहा था और यहां पे कॉइन जो है वो ग्रामाफोन से निकल जाएगा, ये तब पॉसिबल है, स्लिपिंग तब पॉसिबल है जब आपका फ्रिक्शनल फोर्स कमजोर पड़ जाएगा। ये तब पॉसिबल है जब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आपका फ्रिक्शनल फोर्स कमजोर पड़ गया, ऑटोमेटिकली आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कमजोर पड़ जाएगा। और जब सेंट्रीपिटल फोर्स कमजोर पड़ जाता है तो चीजें बाहर फेंक दी जाती है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने लग जाता है। सो फॉर स्लिपिंग टू टेक प्लेस, अगर स्लिपिंग होना चाहिए, मतलब कौन वहां से खिसक के निकल जाना चाहिए, फॉर स्लिपिंग टू टेक प्लेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स should be greater than फ्रिक्शनल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल लिखा है मैंने, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स होता है जो आपके ऑब्जेक्ट को उठा के बाहर फेंक देता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, मैं रिपीट करता हूं। फ्रिक्शनल फोर्स कमजोर पड़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स कमजोर पड़ा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा हो जाएगा, बाहर फेंक देगा। पर क्वेश्चन में हमें यह पता है कि एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आपका ये, क्वेश्चन में ये नहीं बोला कब बाहर फेंक देगा, क्वेश्चन बोलता है कब स्लिपिंग स्टार्ट करेगा। स्टार्ट कब करेगा स्लिपिंग? ठीक है, अगर आप आंसर भी देखेंगे तो आंसर में हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है 2.5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ये आंसर है अपना। इतने 2.5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड जब हो जाएंगे ना, तब ये उठा के बाहर फेंक देगा। मतलब क्या है? मतलब क्या है, जब ये ग्रामाफोन 2.5 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड की स्पीड से घूमना चालू करेगा, तब फ्रिक्शनल फोर्स इतना कमजोर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना कमजोर हो जाएगा कि अब वो कॉइन को टुवर्ड्स द सेंटर पकड़ के नहीं रख सकता और ये कॉइन गिर जाएगा बाहर की तरफ। इमेजिन कीजिए, बात को इमेजिन कीजिए, अगर ये कॉइन इसके ऊपर रखा हुआ है और ये कॉइन, ग्रामाफोन बहुत आराम से घूम रहा है, तो इतना आउटवर्ड पुल जनरेट नहीं हो रहा है, इतना आउटवर्ड पुल जनरेट नहीं हो रहा है कि ये कॉइन गिर जाए, आराम से घूम रहा है, एकदम आराम। पर अगर ये तेजी से घूमने लग जाए तो, फटफट ऐसा घूमने लग जाए तो गिर जाएगा बाहर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कॉइन को बाहर फेंकने वाली कौन सी फ्रीक्वेंसी वो निकालनी है, और अगर ये ज्यादा तेजी से घुमा तो कॉइन को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। क्यों बाहर फेंक दिया जाएगा? क्योंकि तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स उसको झेल नहीं पाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कमजोर हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कमजोर हो गया तो टुवर्ड द सेंटर थोड़ी जाओगे, बाहर फेंक दिए जाओगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम
हमारे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स से। पेज नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स को हम एफएस लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी रिटन एज म्यू एस इंटू एन। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन, अगर आपको याद आएगा तो, इक्वल टू एम आर। ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई एन का स्क्वायर। म्यू एस एन बराबर एम आर। इसको जरा सॉल्व कीजिए, 4 पाई स्क्वायर एन का स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि n की जगह पे mg लिखा जा सकता है। दिस वाज वन ऑफ द इक्वेशन जो मैंने आपको डिराइव की। ये तो वो एक इक्वेशन था, ये भी एक इक्वेशन था, अगर आप हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन याद करेंगे तो हम इस n की जगह पे mg सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये आएगा एम आर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। यहां से m और m कैंसिल हो गया। वैसे भी क्वेश्चन में कॉइन का मास दिया ही नहीं हुआ, देख लो, इसलिए हम चाहते थे कि m कैंसिल हो जाए। अब क्या, अब खाली कार्यक्रम, एन स्क्वायर बराबर म्यू एस अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर। एन स्क्वायर बराबर म्यू एस की वैल्यू कितनी होगी, कितनी दी म्यू एस की वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई का स्क्वायर है 3.14 का स्क्वायर है। आर यानी कि रेडियस, आर यानी कि रेडियस। पर यहां पे तुम्हें क्या पुट करना पड़ेगा, यहां पे तुम्हें पुट करना पड़ेगा कॉइन का रेडियस, क्योंकि कॉइन कितनी दूरी पे है वो इंपॉर्टेंट है। कॉइन कितनी दूरी पे, जी भी जाएगा क्या, जी कहां से जाएगा, अच्छा ऊपर जी आएगा क्या, अच्छा ऊपर जी आएगा। जी माने जी को कितना लेना है, क्वेश्चन में बोला गया कि जी को कितना लेना है, हाँ जी को पाई स्क्वायर लेना है, जी को पाई स्क्वायर लेना है। तो ऊपर यहां पे मैं जी की जगह पे पाई स्क्वायर पुट कर, तो फिर अपने को नीचे का पाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है। एन स्क्वायर बराबर म्यू एस इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू आर। मैं आर के बारे में समझा रहा था, मैं आर के बारे में पर पहले हम ये नीचे का पाई स्क्वायर ऊपर का पाई स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। ये नीचे का पाई स्क्वायर ऊपर का पाई स्क्वायर कैसे कैंसिल, सबको समझ में आना चाहिए। मैंने जी की जगह पे पाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया है, ऐसा क्वेश्चन ने खुद बोला। एन स्क्वायर बराबर 0.5 अपॉन 4 इंटू आर का क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्या आर हमें डिस्क का रेडियस लेना है कि आर हमें कॉइन का रेडियस लेना है, कॉइन का लेना पड़ेगा, कॉइन का लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिस्क से मतलब नहीं है, हमें यह मतलब है कि हमारा कॉइन डिस्क पे कहां पे है, हमारा कॉइन डिस्क पे पाई सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो अगर हमारा कॉइन डिस्क पे पाई सेंटीमीटर पे है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे पाई। मिल गया, जी मिल गया सब लोगों को, ऑल ऑफ यू गॉट जी। एन स्क्वायर है म्यू एस टाइम्स जी 4 पाई स्क्वायर एंड आर। जी वाला स्टेप सबको समझा ना, कि अभी भी जी वाले में कंफ्यूजन है सबको, मेरे से मिस हो गया था। अरे हो या ना बोल दो, पक्का, ठीक है। आर मैंने कितना लिया आपको समझ में आया, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, पाई इंटू 10 टू द पावर -2 भी आना चाहिए, पाई इंटू 10 पर -2 भी आना चाहिए, क्योंकि वो पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। वापस रिपीट कर रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या रिपीट कर रहा हूं, आर जो होगा वो हम लोगों को कॉइन का लेना है, और क्वेश्चन में तुम्हें साफ साफ बोला गया है कि कॉइन जो है वो सेंटर से पाई सेंटीमीटर की दूरी पे है, इसलिए हमने कॉइन का डिस्टेंस लिया। ठीक है, इसलिए हमने कौन सा डिस्टेंस लिया, हमने कॉइन का डिस्टेंस लिया।
व्हाट द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी इज दैट इस वाले क्वेश्चन में दो तरह के रेडियस के बारे में बात की है। एक तो रेडियस आपको डिस्क का दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा रेडियस, और जो दूसरा रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस मतलब कॉइन कहां पे रखा हुआ है। तो आप किस में इंटरेस्टेड रहोगे? अगर आप कॉइन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या फर्क पड़ता है डिस्क का रेडियस क्या है? आप कॉइन का रेडियस कंसीडर करेंगे ना। तो कॉइन सेंटर से कितनी दूरी पे? पाई सेंटीमीटर। इसलिए मैंने यहां पे आर की जगह पे पाई पुट किया, पर क्योंकि सेंटीमीटर में था तो उसको 10⁻⁻² से कर दिया मल्टीप्लाई। इज एवरीबॉडी क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ आर? पक्का? ठीक है। एन का स्क्वायर, भूलिए मत, एन का स्क्वायर चल रहा है अभी भी, ठीक है। 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू अगर तुम्हें पता होगी, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। पाई की वैल्यू अगर तुम्हें पता होगी 3.14 की वैल्यू होती है। तो 0.5 ऊपर चल रहा है, और 4 इंटू 3.14 अगर आप करोगे तो 12.56 आता है, इंटू 10⁻⁻² तो चल ही रहा है। अब इसको वापस हमें सॉल्व करना है अच्छे से। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले लिख लेते हैं। एन स्क्वायर बराबर आ रहा है 0.5, नीचे आ रहा है 12.56 इंटू 10⁻⁻² चल रहा है, बराबर है। हाँ, तो अब क्या कर सकते हो? अब एक काम कर सकते हो, इस वाले बंदे को ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। और जो 0.5 आपको दिख रहा है, वो 0.5 एक्चुअली लिखा जा सकता है हाफ। तो एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? एन स्क्वायर की वैल्यू आएगी 10⁻² अपॉन 0.5 को अगर मैं हाफ लिख दूंगा तो हाफ मतलब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 25.12 आएगा। 12.56 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 25.12। दिस होल थिंग विल लुक लाइक 100 अपॉन 25.12, बिकॉज 10⁻² इज एक्चुअली 25.12। सॉरी, 10⁻² इज एक्चुअली 100। अब हमें सॉल्व करना है 100 को अगर हम डिवाइड करेंगे 25.12 के साथ, तो हमारा कितना आंसर आना चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। म्यू एस जी 4 पाई स्क्वायर, ये स्टेप गया। म्यू एस की जगह पे 0.5, जी की जगह पे पाई स्क्वायर, ठीक है, जी की जगह पे पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर नीचे, आर यहां पे, पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। 0.5 ऊपर बचा, नीचे 4 बचा, आर की जगह पे अपन ने सब्स्टिट्यूट किया पाई इंटू 10⁻², ठीक है। 4 इंटू पाई 12.56 हो गया, 10⁻² ऊपर चले गया, ठीक है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। अब यही पूरा चीज मैंने यहां पे कॉपी डाउन किया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो 10⁻⁻² ऊपर लेके जाएं तो 10⁻+2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप 0.5 को नीचे नहीं लाना चाहते, ऊपर नहीं लाना चाहते, ये सब ड्रामा नहीं करना चाहते, तो ये स्टेप के बाद आप रहने दो। ऊपर अगर 0.5 है तो वैसे ही रहने दो। एन स्क्वायर कितना होगा? 0.5 ऊपर है, इंटू ये ऊपर जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, नीचे 12.56 बचेगा। अगर आप 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऊपर बचेगा 50, नीचे आपको बचेगा 12.56। सिंपल सी बात आएगी, अगर आप 50 को डिवाइड करोगे 12.56 के साथ, और फिर उसका अपने को रूट लेना है। क्या यहां तक बातें सबको समझ में आ रही है? क्या यहां तक सबको बातें समझ में आ रही है?
रिप्लाई रिप्लाई, सब लोग को रिप्लाई करना है। एवरीबडी हैज टू गिव अ रिप्लाई। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आधे लोगों ने तो आंसर भी निकाल लिया। आ रहा है? स्क्वायर रूट करना मत भूलिए, हाँ, स्क्वायर रूट करना मत भूलिए। यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। उतना आप कर सकते हो, उतना आप कर सकते हो, उसका टेंशन नहीं है। मेरा खाली ये कंसर्न था कि फॉर्मूला कैसे लगाया, सब्स्टिट्यूशंस कैसे किया, वो आपको समझ में आ रहा है क्या? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूला कैसे लगाया, सब्स्टिट्यूशंस कैसे किया, वो सब लोग के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर है सब लोग के दिमाग में? सब लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है, फटाफट बोलिए क्लियर है। इसके बाद हैंडल कर सकते हैं क्या? आगे बढ़ू? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ये कहता है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे ये कहता है, ठीक है सर, 2 अप्रॉक्स कमिंग आ रहा है, अप्रॉक्स 2 आंसर आ रहा है क्या? 2.5 नहीं आ रहा? somebody saying अप्रॉक्स 2 आंसर आ रहा है। किसी ने सॉल्व किया? अप्रॉक्स 2 आ रहा है, टेक्स्ट बुक में 2.5 क्यों दिया है फिर? हाँ, मतलब अप्रॉक्स 2 के करीब ही आंसर आ रहा है ना। सो व्हाई द आंसर ऑफ टेक्स्ट बुक इज 2.5? क्या आपने कहीं पे गलती कर दी है कि हमारा कैलकुलेशन सही है? इज आवर कैलकुलेशन राइट और वी हैव डन अ गलती समवेयर? क्या हमने फॉर्मूला सही लगाया? सेंट्रीपिटल फोर्स का एम आर ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला सही है ना? आवर कैलकुलेशन इज राइट, राइट? मैंने जो अभी तक से कैलकुलेशन किया वो बिल्कुल सही है, फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया मैंने। हो सकता है टेक्स्ट बुक के आंसर में कुछ गलती हो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। और इसके बाद तो आप लोगों ने सॉल्व किया है। सो 50 बाय 12.7 तकरीबन 3.8 या कुछ उसके करीब आना चाहिए। 50.12.56 जो होगा वो 3.8 के करीब आना चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 के करीब आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 4 के करीब आना चाहिए इसका आंसर। और रूट में अगर आप जाओगे तो वो 4 का फिर वो 2 ही हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हो सकता है टेक्स्ट बुक के आंसर में थोड़ा ऊपर नीचे हो, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन तो एग्जैक्टली सही है। आगे क्या क्यू रिम का? हाँ हाँ, वो आ रहे आ रहे आगे के क्वेश्चन पे आ रहे, आगे क्वेश्चन पे आ रहे, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? by what factor will the question by what factor will the answer change if the coin is almost at the rim? हमें यह बताना है कि कितने फैक्टर से हमारा आंसर चेंज होगा अगर आपका कॉइन जो है वो एग्जैक्टली रिम पे आ जाता है। रिम पे आने का मतलब क्या? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिम? रिम का मतलब होता है ये कोना, ये कोना, इसको आप रिम बोलते हो। तो इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो आपसे यह चाहता है कि आप ऐसा मान के चलो कि आपका जो कॉइन है वो पूरा का पूरा रिम पे है। तो अगर कॉइन रिम पे है तो जो डिस्टेंस होगा अब वो r बराबर 8 सेंटीमीटर लिया जाएगा, क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे रिम पे होने का मतलब अब रेडियस कंसीडर करना पड़ेगा आपके कॉइन का डिस्टेंस।
पहले हमने डिस्टेंस क्या कंसीडर किया था, पाई सेंटीमीटर कंसीडर किया था, उसने खुद ही बोला था कि पाई सेंटीमीटर पे मानो, अब बोलता है रिम पे मानो। रिम मतलब एकदम कोने में। अगर कॉइन रिम पे है, इफ द कॉइन इज एट द रिम, देन इट्स वेरी वेरी कॉमन सेंस कि अगर आपका कॉइन रिम पे जा रहा है, इसका तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि आपके कॉइन और आपके सेंटर के बीच का डिस्टेंस एक्चुअली रेडियस लिया जाएगा, राइट। तो अब ये क्वेश्चन पूरा आपको वापस सॉल्व करना पड़ेगा। वापस सॉल्व करने से अच्छा हम लोग डायरेक्टली हमारा ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। क्या वाला फॉर्मूला है हमारे पास, एन स्क्वायर बराबर म्यू एस जी अपॉन 4 पाई आर, 4 पाई स्क्वायर आर। और याद रखिए अब ये जो रेडियस ऑफ द रिम है वही हमारा छोटा आर की तरह काम करेगा। क्या आपको ये सबको ये बात समझ में आ रही है? इस नेक्स्ट वाले चीज में क्या चेंज हो गया? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी विल टेक कैपिटल आर एज स्मॉल आर, व्हाई वी विल टेक द डिस्टेंस ऑफ द कॉइन एंड द सेंटर एज द रेडियस ऑफ द डिस्क, क्योंकि अभी आपका कॉइन रिम पे चले गया। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? ठीक है, अब ये सॉल्विंग आप वापस कर सकते हो, एग्जैक्टली सिंपली सॉल्विंग। खाली फर्क किस बात में आएगा? फर्क इस बात में आएगा कि यहां पे आर की जगह पे आपको 8 सेंटीमीटर का पुटअप करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो एन स्क्वायर बराबर वैसे भी म्यू एस पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर, पाई स्क्वायर वैसे भी कैंसिल ही होने वाला है। यहां से ऊपर म्यू एस बचने वाला है, नीचे 4 आर बचने वाला है। म्यू एस वैसे भी अभी भी 0.5 रहेगा, 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -2। आई होप यू कैन सॉल्व दिस। हाँ या ना, हाँ या ना, ये आपसे होगा, ये आपसे सॉल्विंग होगा। 4 8 होगा आप लोगों से, 4 इंटू 8 होगा, 4 8 कितना, 32। याद आ रहा है? बराबर है। इसका मतलब कहना है राइट दिस एज, ये ऊपर जाएगा तो वापस 50/32 आएगा अपने पास। एन स्क्वायर की वैल्यू 50/32 आने वाली है। बराबर है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं? 50/32 आएगा कि नहीं आएगा? 50/32 आएगा कि नहीं आएगा? आंसर भी आ गया लोगों का। यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। भुवन 5/4 कहां से आ रहे बाबा? 1.24 के करीब आना चाहिए। माइट बी द टेक्स्ट बुक आंसर्स बी रॉन्ग, बिकॉज अगर आप देख सकते हो तो पहला वाला आंसर हमारा 2.5 क्यों नहीं आ रहा है? माइट बी पॉसिबल कुछ वैल्यूज में गलती वलती हो जाए, because we have taken everything correct. Pi centimeters, we have converted that pi centimeters also. आ रहा है ना? पर टेक्स्ट बुक का आंसर बोलता है n2 जो है वो हाफ ऑफ n1 है। मतलब 2.5 का अगर हाफ करेंगे, अगर आप 2.5 का अगर हाफ करोगे, है ना, 2.5 का अगर आप हाफ करोगे तो कितना आता है आपको? 2.5 का हाफ करके, 2.5 का हाफ करके आपको 1.25 आता है। और इसका आंसर अगर आप सॉल्व कर रहे हो, इफ यू सॉल्विंग दिस आंसर, सो आई थिंक यू आर गेटिंग अराउंड 1.25 ओनली, या 1.25 के करीब आ रहा है ना इसका आंसर। 50/32 का रूट अगर आप करोगे तो 1.25 के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? 50 डिवाइडेड बाय 32 कर रहे हो अगर आप, तो 50 डिवाइडेड बाय 32 अराउंड 1.5625 होता है ना? रूट ऑफ 1.5625 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ रहा है ना 1.25 एग्जैक्टली आपका आंसर आ रहा है। अगर इसका आंसर सही आ रहा है तो इसका आंसर भी सही आना चाहिए ना।
but the first answer we got 2, so that is the main concern why we are getting the first answer as 2 and not 2.5, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला लगाया। अगर हमने ये फॉर्मूला पहले भी लगाया, अगर आप नोटिस करेंगे, we have applied this formula before also, we have applied this formula now also, the same formula is giving the correct answer for this with respect to 2.5। 2.5 के रिस्पेक्ट में अगर ये वाला फॉर्मूला करेक्ट आंसर दे रहा है, तो वही फॉर्मूला यहां पे करेक्ट आंसर क्यों नहीं दे रहा है? Why this formula is not giving the correct answer here? सोचना पड़ेगा, राइट? सोचना पड़ेगा किधर थोड़ा बहुत ऊपर, क्योंकि एक छोटा मोटा डेसिमल भी अगर इधर उधर हो गया ना, तो भी आपका कमाल कुछ और हो सकता है। ठीक है, हाँ 52/32 जो आ रहा है उसका रूट लेना पड़ेगा ना। एक बार फिर से ये सम करते हैं, व्हाई नॉट डू इट अगेन। एन स्क्वायर बराबर म्यू एस जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर टाइम्स आर, म्यू एस पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर, पाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, म्यू एस अपॉन 4r। ठीक है, एन स्क्वायर बराबर म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.5 है, 4 इंटू आर मतलब अपने कॉइन का डिस्टेंस ही है। अरे जी कैंसिल हो गया ना मेरे भाई, जी कैंसिल हो गया ना, जी की जगह पे पाई स्क्वायर पुट किया, नीचे वाले पाई स्क्वायर के साथ जी कैंसिल हो गया, बराबर है ना? दिग्विजय समझा क्या? है ना? अब इसके बाद अगर आप रीड करेंगे तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है, इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज पाई सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, राइट? तो हमें इस बात का तो यूज करना ही चाहिए ना, क्योंकि रेडियस ऑफ डिस्क तो यूज नहीं कर सकते, कॉइन का ही मतलब है। हम लोग रीचेक कर रहे हैं क्या हमने कुछ गलती कर दी है, रीचेक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम इसको रीचेक करेंगे तो हमें मिलना चाहिए, what can we do, let's use 22/7 into 10 to the power -2। ठीक है, 7 ऊपर जाएगा तो ऊपर आपको मिलेगा 50/7/4 इंटू 22, बराबर चल रहा है, ये आपका 88 वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप 50 इंटू 7 कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 350 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम 350 को डिवाइड बाय 88 करें तो हमको अराउंड मिलेगा 3.9772, और अगर इसको हम इसका रूट निकालें, 3.9792 का अगर हम रूट निकालें, नहीं 3.9772 का अगर हम रूट निकालें तो अगेन आंसर तो अपना 1.994 के करीब ही आ रहा है। आंसर इज नॉट मैचिंग विथ 2.5 रेवोल्यूशंस प्रति सेकेंड। व्हाट गलती आर वी डूइंग? ऐसे कैसे हो सकता है कि वही फॉर्मूला यहां पे आंसर सही दे रहा है, वही फॉर्मूला यहां पे आंसर सही नहीं दे रहा है? आप अगर नोटिस करेंगे, द सेम फॉर्मूला इज गिविंग यू द राइट आंसर here in this part, but it is not giving you the right answer in this part। 2 कैसे आ रहा है? अपना आंसर 2 के करीब आ रहा है क्लास, और टेक्स्ट बुक का आंसर 2.5 के करीब आ रहा है, ऐसा क्यों? अभी आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने पाई की वैल्यू 22/7 सब्स्टिट्यूट कर दी। 22/7 भी एक पाई की वैल्यू होती है, मतलब 3.142 जो वैल्यू आती है वो 22/7 करके ही आती है। तो फिर 4 इंटू 22 आपका 88 आ रहा है, 7 ऊपर जा रहा है, ये 10⁻² भी ऊपर जाएगा, बराबर है? 10⁻² ऊपर जाएगा, 0.5 इंटू 100 50 हो गया, 50 इंटू 7 350 हो गया, डिवाइड कर दिया, अभी भी आंसर उतना ही आ रहा है जितना पहले आ रहा है। नो, हाउ कैन इट बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक? इट कैन बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक, बट जस्ट लुक एट दिस थिंग, व्हाट दे हैव डन इज दैट, मैं आपको समझाता हूं वहां पे गलती हमारी क्या हो रही है।
he wants to say that n2 is half of n1. कैन यू सी? जो नई वाली फ्रीक्वेंसी आप निकाल रहे हो वो एग्जैक्टली पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी की आधी है. आपकी नई वाली फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? दिस इज आवर n2, राइट? दिस इज आवर n2. आवर n2 इज कमिंग आउट टू बी 1.25. दैट मींस आवर n1 शुड बी 1.25 का डबल. एंड 1.25 का डबल कितना होता है? 2.5 होता है कि नहीं होता है? 1.25 का डबल जो होता है वो कितना होता है? 2.5 होता है कि नहीं होता है? बराबर है कि नहीं? चलो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं. मैं पता लगा था इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं वापस क्या चीज आती है. पर फिलहाल के लिए कंसेप्ट क्लियर है क्या सब लोग के दिमाग में? इज द कंसेप्ट क्लियर इन एवरीबॉडीज ब्रेन? कंसेप्ट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी नो इश्यूज इन द कंसेप्ट. ठीक है? हो सकता है कि हम कुछ ना कुछ चीज तो मिस कर रहे हैं जो हमें या तो अभी दिखाई नहीं दे रही, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, चलिए इसको हम लोग सर छोटू आर हम लोग नहीं पाई इंटू 10.5 लिखा है. हाँ तो पाई सेंटीमीटर दिया है ना बेटा, आपको पाई सेंटीमीटर दिया है ना, पाई सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तब जाके वो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट होता है. बराबर है? सब कुछ सही किया हम लोगों ने सब कुछ सही किया. या तो टेक्स्ट बुक का आंसर गलत है या हम लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं. देखते हैं. ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? कैन वी मूव फॉरवर्ड? हमने अच्छा खासा टाइम इसके ऊपर स्पेंड कर दिया है. वी हैव इन्वेस्टेड अच्छा खासा टाइम. आगे बढ़ना चाहिए. देख लेते हैं, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक होगी वो देख लेंगे हम लोग, अंडरस्टैंड कर सकते हैं उतना तो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस वाज पेज नंबर 3, दिस वाज पेज नंबर 4, दिस वाज पेज नंबर 5. ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड. दिस विल बी आवर पेज नंबर 6. ठीक है, ओके. इफ द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 2 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, द आंसर वुड बी करेक्ट. यस, देयर माइट बी सम ऑफ द टेक्निक्स जिसमें अपन बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो यहां पे गड़बड़ है जिससे अपना आंसर एग्जैक्टली 2.5 नहीं आ रहा है. रीचेक करेंगे अपन, रीचेक, मैं रीचेक करता हूं, आप टेंशन मत लो. अगर आ गया तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द 14th क्वेश्चन. ठीक है, अच्छी तरह से देखना है अगला क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पार्ट ऑफ अ ट्रैक इज टू बी डिजाइंड फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 सेंटीमीटर. कर्वेचर वर्ड जब भी आता है, whenever there is a word which is called as curvature, इसका मतलब आप रेडियस की बात कर रहे हो. 72 मीटर का उसका खुद का रेडियस होना चाहिए. वी आर नॉट रेकमेंडिंग द व्हीकल्स टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर. मतलब वो ये बोल रहा है एक गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 216 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए. इधर के इधर इसको निपटा लो, इधर के इधर इसको निपटा लो. आप कभी भी किलोमीटर पर आवर में सॉल्व नहीं करते, आप मीटर पर सेकंड में सॉल्व करते हो. सो यू हैव टू टेक. सर जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है वो R1 2 सेंटीमीटर लेकर दिया है. आपने कहीं डाइजेस्ट वाइजेस्ट पे चेक किया क्या? आर यू चेकिंग डाइजेस्ट और समथिंग लाइक दैट? आर कितना लिया है? 2 सेंटीमीटर लिया है यार. डाइजेस्ट में आंसर 2 ही है. डाइजेस्ट में आंसर 2 है. विजय बोलता है डाइजेस्ट में आंसर 2 है. क्या ये सत्य है? विजय सिंह डाइजेस्ट में आंसर 2 है, मतलब मैं तब से जो कर रहा था वो मैं सही कर रहा था क्या? यस विजय, वर वी डूइंग द राइट? पिक मत भेजो. क्या मैंने जो सॉल्व किया है वो वैसा सही है क्या? लोगों ने गूगल के बायजूस वाइजूस तक पहुंच गए लोग. बाप रे बाप. मतलब वी व्हाट वी वर डूइंग इज करेक्ट, राइट? मतलब वी आर राइट, आई एम नॉट राइट, वी आर राइट. बराबर है ना, हम लोग सही है ना? हाँ बस काम खत्म है. फिर काम खत्म है बस, फिर टेंशन नहीं. क्लास वी आर राइट हियर.
हम लोग यहाँ पे सही है, क्वेश्चन का प्रिंटिंग मिस्टेक होने की वजह से अपना नुकसान हो रहा था। देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। चलिए लेट्स कम आउट ऑफ दिस नाउ, ठीक है, इससे बाहर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, हमारी इसमें गलती नहीं है, हमारा सॉल्विंग एकदम परफेक्ट था। देयर इज अच्छा लिखा हुआ है वहां पे, तो क्वेश्चन वाज मॉडिफाइड, ओके ओके, मतलब लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ रहता है कि क्वेश्चन अगर गलत है तो शायद वहां लिखा हुआ रहता है दैट क्वेश्चन इज मॉडिफाइड। दैट्स ग्रेट, दैट मींस वी आर ग्रेट, दैट मींस वी आर ग्रेट। चलो बच गए। हाँ, yes class, let's come back to the 14th question, let's come back to the 14th question। 14th क्वेश्चन में वो बोलता है कि गाड़ी की जो मैक्सिमम रफ्तार होनी चाहिए वो 216 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए। पर अगर आप ध्यान देंगे क्लास, तो 216 प्रति घंटा आप नहीं कर सकते, किलोमीटर पर आवर में आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 216 को अगर आपने 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। वापस मैं रिपीट करता हूं, अगर आप कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 कैसे आया फिलहाल मत पूछिए मेरे से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18 में 16 है, मतलब ये आपको मिलेगा तकरीबन 60 मीटर प्रति सेकेंड। आप मेरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का टेक्निक देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन एक साथ गटकने की कोशिश नहीं करता, मैं क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर पार्ट पढ़ता हूं, उसका गिवन लिखता हूं, उसमें कुछ अगर कार्यक्रम होगा तो वो कार्यक्रम उधर का उधर निपटा देता हूं, ताकि जब मैं क्वेश्चन उठाऊं और न्यूमेरिकल में सॉल्व करूं तो भाई मेरे को आसानी पड़ जाए। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास। बाय व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड? पहला पार्ट, डायग्रामेटिकली अगर आप सोचेंगे तो आपका बैंकिंग ऑफ रोड इस तरह से दिखाई देता है, ये जो एंगल होता है ये आपका थीटा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अजमीन काजी, मैंने वही बोला, प्लीज प्लीज डोंट आस्क मी 5/18 कहां से आया, वो अभी 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का है, अभी फिलहाल हम वहां पे नहीं जाएंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये आज मैं आपको होमवर्क देता हूं कि 5/18 कैसे आया, ठीक है, करेंगे, इतना तो होगा यार, 8वीं 9वीं 10वीं है, कम ऑन। किलोमीटर 1000 होता है, आर 3600 होता है, 1000/3600 करोगे 5/18 आ जाएगा। मैं बोलता हूं कि मैं नहीं बताऊंगा पर फिर भी बता देता हूं, कमाल है ना। ये देखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 10/36 यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 8वीं 9वीं 10वीं में ऐसा सिखाते थे, जिनको नहीं पता था मैंने आज बता दिया। आगे बढ़ू क्या मैं? अब तो हाँ बोल दो, आगे बढ़ू क्या? 2 दिन हो गए, 2 न्यूमेरिकली किए भाई, कम ऑन, थोड़ा अपने को स्पीड बढ़ाना मांगता। ओके, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। क्या बोलता है, क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या बोलता है? बाय व्हाट एंगल द रोड शुड बी टिल्टेड? टिल्टेड मतलब थीटा निकालने की बात करता है, थीटा निकालने की बात करता है। ये जो चीज है इसको नाम देता हूं मैं ए बी सी। जो आपको ए बी दिखाई दे रहा है वो आपका रेडियस है, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है रेडियस की वैल्यू? 72 मीटर। जो आपको बीसी दिखाई देता है वो रोड की हाइट होती है, जिसके बारे में कुछ बातचीत क्वेश्चन में नहीं की गई है, अगले पार्ट में बातचीत की जाएगी। ठीक है, अब इस वाले रोड पे अगर गाड़ी चल रही है जिसकी रफ्तार 200 नहीं 60 मीटर पर सेकंड की होनी चाहिए, तो ये थीटा कितने का होना चाहिए, वो पहला क्वेश्चन है हमारा। हमें को क्या फाइंड करना है? हमको थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो जरा थीटा का फॉर्मूला याद कर लीजिए। थीटा का फॉर्मूला क्या था? थीटा का फॉर्मूला था tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर आप याद करेंगे तो याद आया क्या? इस क्वेश्चन में कहीं पे भी फ्रिक्शन विक्शन की बात दिख रही है? नहीं दिख रही है। मतलब ये बैंक्ड रोड का क्वेश्चन है पर इसमें फ्रिक्शन के बारे में बातचीत नहीं हुई। तो पहला वाला हमने डेरिवेशन किया था बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन वाला, उसका मैंने फॉर्मूला यहां पे यूज किया है।
अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो फॉर्मूला था v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। यहां से फॉर्मूला बना v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला बना v स्क्वायर अपॉन आर जी। थीटा का फॉर्मूला बना टैन इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। आप ये डेरिवेशन जाके चेक कर सकते हैं, यही फॉर्मूला आपको वहां पे भी मिलेगा। क्या मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं पक्का कर सकता हूं। थीटा बराबर क्या होगा? टैन इनवर्स v का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर r 72 मल्टीप्लाइड बाय g 10 लेना है। g को कितना लेंगे हम लोग? 10 यहां पे ले सकते हैं। थीटा बराबर टैन इनवर्स 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 60 का स्क्वायर 3600 होगा। 72 में 10 ऐड मल्टीप्लाई करोगे 720 आएगा, बराबर है। यहां से 10 कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास जो थीटा बच रहा है वो बच रहा है टैन इनवर्स 360 बाय 72। पेज नंबर चल रहा है 7वां। 360 बाय 72 अगर आप करोगे, इफ यू डू 360 बाय 72, ठीक है, तो टैन इनवर्स 72 5 जा 360 होता है, टैन इनवर्स 5 आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन खुद आपकी मदद करता है। टैन इनवर्स 5 की वैल्यू क्वेश्चन आपको खुद बताता है, जैसे आंसर में बताता है, बट आंसर टैन इनवर्स 5 आ रहा है। दैट आंसर इज 78.69 डिग्रीज। यहां तक लीव किया तो भी चलेगा, यहां तक लिखा तो भी चलेगा। आ गया पहला आंसर। हमें पता चल गया कि क्वेश्चन में कितने एंगल से रोड को बेंड करना है। डन है, पहला पार्ट डन है। एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। सिंपल सा थीटा वाला फॉर्मूला लगाया है, सिंपल सा थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, नथिंग मच सीरियस अबाउट दिस थिंग। गिव मी अ यस और नो ऑल ऑफ यू। गॉट इट है? सब लोग को गॉट इट है? एवरीबॉडी को गॉट इट है? बढ़िया है, बढ़िया है। अब क्या, अब क्या अगला पार्ट क्वेश्चन का पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है लॉग बुक, लॉग बुक की मदद से फाइंड करोगे। जी मैंने ऐसे 10 ले लिया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा इसलिए, क्योंकि अगर आप जी 9.8 लोगे तो 72 इंटू वो करोगे तो 5 के जो फाइनल आंसर में tan 5 आ रहा है, मतलब उसने भी जी को 10 ही माना तभी उसका आंसर 5 आ रहा है। आ रहा है समझ में? 9.8 इसलिए नहीं लिया मैंने। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, बाय व्हाट हाइट विल द आउटर एज बी with respect to inner edge if the track is 10 meters wide। सोचो क्वेश्चन क्या बोलता है। जरा मैं बैंक रोड तुम लोग के लिए वापस बना दूं क्या? ये तुम्हारा बैंक रोड है, ठीक है, ए बी सी बराबर। ये जो चीज है इसको रोड की हाइट बोला जाता है, ठीक है। ये जो एंगल है ये थीटा है, ये तुम्हारे रोड का रेडियस है। आ रही है बात समझ में? वो तुम्हें पूछ रहा है कि तुम्हारे रोड की हाइट कितनी होनी चाहिए। बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी, कितने हाइट पे इसका आउटर एज होगा। अगर रोड का विड्थ, अगर रोड का विड्थ इतना इतना है, 10 मीटर रोड का विड्थ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? हमें बीसी निकालना है, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या आपको समझ में आ रहा है कि हमें बी सी निकालना है? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड? विजय नहीं समझ में आ रहा है? विजय आपको ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये बैंक रोड का डायग्राम है, आपकी गाड़ियां इधर होती है, ऐसी आपकी गाड़ी होती है, इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसी आपकी गाड़ी होती है। तो वो पूछ रहा है कि आपका जो रोड है वो जमीन से कितना उठा हुआ होना चाहिए, जमीन से कितना उठा हुआ होना चाहिए। तो ये जो बीसी है, ये बीसी एच है, हाइट है, वो निकालने के बारे में बात कर रहे हैं। हाइट बेटा, डिस्टेंस, थीटा तो आपने निकाल लिया। हाइट, हाइट जमीन से कितना उठा, मतलब यहां से आप कितना हाइट पे हो वो निकालना है हमको। थीटा इंक्लिनेशन होता है,
थीटा एंगल होता है, बाय व्हाट हाइट पूछता है, हाइट मतलब ये ना बीसी, अभी तो लिख के दिया, देखो बीसी हाइट, समझा? डिस्टेंस निकालना है, जमीन से उसकी हाइट निकालनी है, साइन थीटा करना होगा क्या फिर? हाँ साइन थीटा करेंगे, क्या करना होगा वो देखते हैं, पर आपको क्वेश्चन समझा है क्या? अच्छा, इस वाले पर्टिकुलर ट्रायंगल में, इस वाले पर्टिकुलर ट्रायंगल में दिस कैन बी टेकन एज 90 डिग्रीज, this can be taken as 90 degrees, right? What can be sin theta? What can be sin theta? Opposite upon hypotenuse, that will be BC upon AB, right? ये बात सबको समझ में आ रही है, BC upon AB, ठीक है? विड्थ, ट्रैक का इनर विड्थ, ट्रैक का इनर विड्थ 10 दिया हुआ है, ट्रैक का इनर विड्थ 10 दिया, इनर विड्थ का मतलब ये वाली जो विड्थ है ट्रैक की, ये अपने को 10 दी हुई है, मतलब अपने को यहां पे रेडियस 10 मानना पड़ेगा, 72 नहीं मानना पड़ेगा, कितना मानना पड़ेगा? 10 मानना पड़ेगा अपने को रेडियस। ये बात सब लोग को समझ में आनी चाहिए, उसने खुद ही बोला है कि ये चीज विड्थ होती है, दिस इज एक्चुअली रोड का विड्थ, तो ये जो विड्थ है रोड की, इसको आपको मानना है 10, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बेसिकली आपके रोड का रेडियस 72 पहले पार्ट में दिया हुआ है, ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर 72, ये नहीं लेना है अभी, इसको अपने को रेडियस मानना है, यानी कि इसको अपने को विड्थ मानना है, और ये होता है रेडियस विड्थ, रोड की विड्थ। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट आल्सो। तो सिर्फ आपने सब्स्टिट्यूशंस करना है, आपको बीसी चाहिए कि नहीं चाहिए? बीसी विल बी AB साइन थीटा, तो बीसी यानी कि हाइट, AB कितना है 10 इंटू साइन थीटा कितना है, थीटा अभी अभी आपने निकाला, हाउ मच इज थीटा? थीटा इज 78.69 डिग्रीज। अगेन ये भी दिया होना चाहिए था, बट लॉगबुक की मदद से हम ये भी निकाल सकते हैं, हाइट बराबर 10 आएगा इंटू 78.69 डिग्रीज का अगर आप साइन थीटा निकालेंगे तो आपको अराउंड मिलेगा 0.9805, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9.805 मीटर्स, जो आप देख सकते हैं आपका फाइनल आंसर है। सेकेंड पार्ट वॉज मच सिंपलर देन द फर्स्ट पार्ट, हाँ या ना? समझा कि नहीं समझा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमको यहां पे विड्थ 10 लेने के लिए बोला, पहला वाला विड्थ नहीं लेना था यहाँ पे, पहले वाला विड्थ आपका 72 था, उसको नहीं लेना यहाँ पे, वो बोलता है 10 लो। सब लोग का यस नो आना चाहिए, कम ऑन एवरीबॉडी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कैसा है, इनर एज इफ द ट्रैक इज 10 सेंटीमीटर्स वाइड, ट्रैक, ट्रैक मतलब रोड किधर है, रोड इधर है, बराबर है कि नहीं? तो इस रोड की लंबाई 10 मीटर है ऐसा बोलता है, पर पहले वाले केस में बोला था कि 72 मीटर्स है, तो तुम्हें ये कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क के बाद एक नया क्वेश्चन चालू हो रहा है, बाय व्हाट हाइट विल द आउटर एज बी विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज ऑफ ट्रैक बी 10 सेंटीमीटर्स वाइड। तो अब वो बोल रहा है कि ये जो तुम्हारा ट्रैक का ये वाला लेंथ है, ये 10 मीटर्स वाइड है, पहले बोलता था 72 है, वो नहीं लेना है, क्वेश्चन, नया क्वेश्चन चालू हो गया यहां से। इसको इनर एज बोलते हैं, इसको इनर एज बोलते हैं, इसको आउटर एज बोलते हैं। तो इनर एज और आउटर एज के बीच में 10 मीटर का है, और तुम्हें यह बताना है कि इनर एज से रोड कितने हाइट पे है। अंडरस्टैंडिंग यश? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 8, और एक धमाकेदार क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। अरे रे रे, क्वेश्चन नंबर 14 का ही कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन बोलता है द रोड इन द क्वेश्चन 14 अबव इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रोड जो है वो एज पर द रिक्वायरमेंट्स कंसिडर बनाया गया। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द व्हीकल ऑफ द रोड इज 0.8। अगर आप देख रहे हैं तो अब ये जबरदस्ती
14 वाले क्वेश्चन को फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है और तुम्हें जबरदस्ती कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रहा है जो 0.8 है। क्या बोलता है? will there will be any lower speed limit? by now by how much can the upper speed limit exceed in this case? पहले सवाल का जवाब दे देते हैं। पहले सवाल का जवाब क्या पूछता है? तुम्हारे अगर रोड के बीच में और टायर के बीच में 0.8 का फ्रिक्शन है तो बोलता है विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट? यस, देयर विल बी अ लोअर स्पीड लिमिट। मैंने पढ़ा है, मेरे को लोअर स्पीड लिमिट का फॉर्मूला भी आता है। तुम्हें आता है क्या लोअर स्पीड लिमिट का फॉर्मूला? आता है लोअर स्पीड लिमिट? लोअर स्पीड लिमिट मतलब क्या? वी मिनिमम। याद आया क्या फॉर्मूला था वी मिनिमम का? अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट tan theta minus mu s divided by 1 plus mu s tan theta। डिराइव किया है फ्रिक्शन के टाइम पे लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट डायग्राम में 2 लेक्चर में डिराइव किया है, याद आना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ v मिनिमम। वी आल्सो हैव अ फॉर्मूला फॉर v मैक्सिमम। यू शुड बी रिमेंबरिंग दीज टू फॉर्मूलाज। इसमें सब कुछ पुट करना है और हमें वैल्यू निकालनी है। तैयार हैं सब लोग? v मिनिमम अंडर रूट ऑफ आर यानी कि रोड का रेडियस 72 लेंगे। इनिशियल वाला असली वाला रेडियस क्वेश्चन का 72 था। सेकंड क्वेश्चन के लिए उसने रेडियस चेंज कर दिया था। असली वाला 72 था, वही लेंगे। मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू 10 लेंगे। ब्रैकेट डालिए। टैन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 5। अगर आप याद करेंगे तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे थीटा वॉज कमिंग आउट टू बी टैन इनवर्स 5। हाउ मच विल बी टैन थीटा? हाउ मच विल बी टैन थीटा? tan theta will be 5 माइनस म्यू एस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस म्यू एस tan थीटा ब्रैकेट क्लोज। ये सब्स्टिट्यूशन सबको आया कि नहीं आया समझ में? विजय मैंने रिपीट किया। आर क्या है यहां पे विजय? व्हाट इज आर हियर? बोलिए आर क्या है? रेडियस। और क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14 से देख के करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे रेडियस कितना था? 72 था कि नहीं था? समझा विजय? डिड यू अंडरस्टैंड 72 रेडियस कहां से पुट किया मैंने? गॉट इट है क्या सबको? एवरीबडी गॉट इट है क्या? क्या सबको समझ में आया? टैन थीटा की वैल्यू 5 कहां से पुट की? नहीं लेना है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। 10 मीटर वाइड सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए था। वो क्वेश्चन अभी खत्म हो गया है। अब वो बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू 14th क्वेश्चन, मतलब हमारे लिए 14th क्वेश्चन ये यहां से लेके यहां तक 14th क्वेश्चन है। गॉट इट है? एवरीबडी गॉट इट है? वैल्यूज जो जो पुट की सबको समझ में आ रही है? कौन कौन सी वैल्यूज पुट की है मैंने? बढ़िया है, बढ़िया। एवरीबडी गॉट इट है मतलब बढ़िया है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। वी मिनिमम बराबर अंडर रूट ऑफ 72 इंटू 10 कितना होगा क्लास? 72 इंटू 10 होगा 720। एक ब्रैकेट डालें। 5 में से अगर आप 0.8 को माइनस कर देते हैं तो 4.2 बचेगा। और नीचे आपका क्या आना चाहिए? अगर आप 5 में 0.8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। वी मिनिमम अंडर रूट ऑफ 72 इंटू 42 करना है। 72 इंटू 42, 72 इंटू 42 विल बी 3024 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, आपको समझ रहा है? 720 इंटू 42 करना यानी कि 72 इंटू 40, 720 इंटू 4.2 करना यानी कि 72 इंटू 42 करना हुआ ना, क्योंकि इसका एक जीरो से इसका एक डेसिमल निकल जाएगा। बराबर है कि नहीं? इसके जीरो से डेसिमल कल्टी हो जाएगा तो 72 इंटू 42 आंसर आएगा। दैट इज 3024। किसी को समझा ये वाला स्टेप? किसी को स्टेप समझा मैंने क्या बोला? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस स्टेप? अरे कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ या ना बोलता ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया। v मिनिमम अंडर रूट ऑफ,
अभी 3024 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 5 सिक्सा 60 हो जाएगा, फिर 60 होने के बाद 30 हो जाएगा, 560 5 सिक्सा 30 हो जाएगा, फिर 0 डालना पड़ेगा, फिर नीचे 2 आएगा, नीचे 2 आएगा, 2 माने 20 आएगा, 20 माने 4 आएगा, 4 के बाद अपने को डालना पड़ेगा डेसिमल, डेसिमल में 40 हो जाएगा, 40 मतलब 8 आएगा, तो 604.8 हो गया इसका डिवीजन, बराबर है। अब 604.8 का हमें चाहिए रूट, हमें चाहिए इसका क्या रूट, तो हमारा वो फाइनल आंसर हो जाएगा 604.8 का अगर आप लेंगे रूट तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आना चाहिए? 604.8 का आंसर अप्रोक्स कितना आ रहा है? 24.59 आ रहा है क्या? ठीक है, वी मिनिमम का आंसर आ रहा है 24.59 meters per second. Our answer is in meters per second. ठीक है, उनका आंसर इज इन किलोमीटर्स पर आवर। देख लो, अपना जो फाइनल आंसर आया होगा वो मीटर पर सेकंड में आया होगा, ठीक है, और उसका जो फाइनल आंसर आया है वो किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हमारे पास नॉलेज है, हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो अपना जो वी मिनिमम आ रहा है 24.59, इसको मल्टीप्लाई करो 18/5 के साथ। इतना तो 12वीं क्लास में मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। किलोमीटर पर आवर को तुमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया था 5/18 से। अब तुम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे उल्टा 18/5 से। नहीं समझा? अभी भी नहीं समझा मैंने क्या बोला? डिड यू अंडरस्टैंड? 18/5 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पहले मुझे हाँ या ना इस सवाल का जवाब चाहिए। अगर उतना ही नहीं समझा होगा तो मेरा आगे बढ़ के कोई मतलब नहीं है। फटाफट बोलो, क्या आपके दिमाग में छप रहा है? बढ़िया। अगर आप 24.59 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24.59 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अराउंड आंसर मिलेगा 442.62। डिवाइडेड बाय 5 करना है, ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। डिवाइडेड बाय 5 करेंगे आपको फाइनल आंसर आ जाएगा कितना? 88.52 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप क्वेश्चन का फाइनल आंसर चेक करेंगे वो बोलता है रफली 88 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर है। एग्जैक्टली, इट्स मैचिंग। आया ना? हाँ या ना? अगर अगर मेरे को याद आ गया इसलिए बता रहा हूं, मेरे को याद आ गया इसलिए बता रहा हूं, अगर कोई भी बंदा है जिसको ये कन्वर्जन वनवर्जन नहीं आते, मैंने ना यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाया। 12वीं क्लास में आ गए हो पर फिर भी नहीं आते, सेंटीमीटर टू मीटर, अलाना टू फलाना, दिस टू दैट, दैट टू दिस, अगर नहीं आता है ना, मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाया है, एक नंबर वीडियो बनाया। तुमको पूरे यूट्यूब चैनल पे वैसा वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद देखा कि यार बच्चे लोग का हालत खराब है, बच्चे लोग को सच में कन्वर्जन विन्वर्जन समझता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया, ठीक है ना। तो तुम ना, मैं चाहूंगा कि तुम जाके वहां देखो, मैं तुमको दिखा देता हूं, ठीक है, आई विल शो यू दैट थिंग। कहां है भाई यूट्यूब स्टूडियो? वीडियोस ग्रुप में मैं चैनल का लिंक कितनी बार मैंने सेंड किया है, आप लोग क्यों उसको देखते नहीं हो? कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? एक्चुअली मैंने बहुत पहले बनाया था वो वीडियो। हाँ मिला, ये देखो, दिखाता हूँ तुम लोग को। ये देखो, अगर तुमको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा तो स्क्रीन के ऊपर ये वाला यूनिट वीडियो है, ठीक है, कन्वर्ट यूनिट्स वाला वीडियो है, ठीक है। ये वीडियो जाके देखो, इसके ऊपर मैंने हर कन्वर्जन
मिलीमीटर टू मिलीमीटर, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, सब 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 बताया। हो सकता है इस लेवल पे आके भी तुम लोग को परेशानी हो इन सब चीजों में। क्यों ना अपने बस दिन का, आई थिंक लंबा चौड़ा वीडियो भी नहीं है मेरे हिसाब से, 16.25 मिनट्स का वीडियो, मतलब 15 मिनट का यार वीडियो है, इतना तो तुम लोग अपनी जिंदगी का दे सकते हो, तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यार। जिन लोग को नहीं पता है उन लोगों के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूं। अरे देखोगे कि नहीं देखोगे भैया, हाँ या ना तो बोल दिया करो, देखोगे? ठीक है, आई होप एवरीबडी नोज द नेम ऑफ द चैनल। इफ यू डोंट नो द नेम ऑफ द चैनल, ग्रुप पे मैं पोस्ट करता रहता हूं चैनल का लिंक। ठीक है, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं हम लोग ये सब चीज। ठीक है, विजय क्या डेट थी इंटेंसिटी बैच की? विजय इंटेंसिटी बैच की डेट क्या थी? सबको पता है इंटेंसिटी बैच की डेट क्या है? 1 नवंबर डेट थी, तो बस जो बोला गया है वो होगा। कल तैयार रहिए मैदान में उतर के, आज शाम तक आपको पता चल जाएगा टाइम वाइम क्या है। ठीक है, और शायद आज शाम में भी मैं आप लोग का लेक्चर लूंगा। जिसको इंटेंसिटी बैच का लिंक नहीं मिला है मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, आई विल सेंड देम द लिंक ऑफ द इंटेंसिटी बैच, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, ओके ओके ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड, कैन वी मूव फॉरवर्ड? हमारा ये क्वेश्चन यहां तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तक से सिर्फ हमने लोअर स्पीड लिमिट निकाली है। क्या लोअर स्पीड लिमिट के बारे में ही बात करनी थी कि कुछ और भी बात करनी थी? आगे क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, आगे भी हमें क्वेश्चन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना आगे क्वेश्चन? सिर्फ लोअर स्पीड लिमिट के बारे में थोड़ी चर्चा हो रही है यहाँ पे। ठीक है, प्रथमेश सर, लेकिन एग्जाम क्वेश्चंस में कैसे समझेगा कि इस आंसर का यूनिट पर मीटर? देखिए देखिए लंकेश, कैसा है, प्रथमेश कैसा है कि बेटा आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब आप 11वीं क्लास के अंदर थे, तो 11वीं क्लास के अंदर बेटा आपने एक चैप्टर पढ़ा था, ठीक है ना? चैप्टर जो पढ़ा था वो चैप्टर आपने पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट करके चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के अंदर आपको MKS नाम का सिस्टम सिखाया गया था, जिसको मीटर, केजी और सेकंड नाम का सिस्टम होता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका रेडियस मीटर में है, तो आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कैसी हो सकती है? अगर आपका रेडियस सेंटीमीटर मीटर में है तो आपका जो वेलोसिटी होना चाहिए वो मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। ऐसे समझता है कि हमें किस बारे में काम करना। आया समझ में? और अगर आपको डाउट नहीं रखना है तो MKS याद रखो, MKS सिस्टम, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, सब चीज मीटर, किलोग्राम और सेकंड में दिखनी चाहिए। यहां पे वैसे केजी का तो कुछ है नहीं, किलोग्राम तो कहीं दिख नहीं रहा, भूल जाओ किलोग्राम के बारे में। हर चीज मीटर और सेकंड में दिखनी चाहिए, डिस्टेंस मीटर में दिखना चाहिए, वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड में दिखनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखो, आपकी कभी गलती होगी नहीं। प्रथमेश, इज दैट क्लियर? That's really great. Let's move forward. Let's move forward. Let's move forward. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अक्षिता, वो सेमिनार की क्या जरूरत है आप लोग को? मतलब मैं वो सोच रहा था कि सेमिनार रखूं, पर मैं सोच रहा 12th स्टैंडर्ड वालों को सेमिनार की क्या जरूरत है? आपको पता ही है कि आप क्यों कर रहे हो नीट, MST, CT, जेई, आप क्यों पढ़ रहे हो। आई थिंक इतने तो ग्रोन अप आप हो। अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि कुछ होना चाहिए, तो आप मुझे पूछ सकते हो। देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं रख दूंगा, आपके कोई डाउट्स होंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा। फटाफट, हमारे पास 4 मिनट का टाइम है। हमें ये बताना है बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। ठीक है, बाय हाउ मच द अपर स्पीड लिमिट कैन एक्सीड इन दिस केस। ठीक है, स्टार्ट करें। क्या हमें अपर स्पीड लिमिट निकालनी है? ऐसा तुम्हें लगता है कि इस क्वेश्चन में हमें अपर स्पीड लिमिट निकालनी है? क्या लगता है तुम लोग को? डू वी हैव टू कैलकुलेट द अपर स्पीड लिमिट for this question? What do you think?
अपर स्पीड लिमिट निकालना है क्या? क्वेश्चन में अपर स्पीड लिमिट निकालने के लिए बोला गया है क्या? नहीं, क्वेश्चन में अपर स्पीड लिमिट निकालने के लिए बोला ही नहीं गया। वो पूछ रहा है तुमसे, by how much can the upper speed limit exceed in this case? अगर एक नॉलेज अभी आपके पास होनी चाहिए, अगर आपके बैंकिंग ऑफ रोड के टॉपिक में आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपका थीटा जो यहां बनता है, अगर वो थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री निकला, जो कि एक्चुअली हमारे केस में हो रहा है, हमारा थीटा 78.69 डिग्रीज हमने थीटा निकाला है, ठीक है ना। अगर आपका थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्रीज निकलेगा तो आपके गाड़ी का कोई अपर लिमिट नहीं होगा। गाड़ी की मैक्सिमम रफ्तार का कोई भी अपर लिमिट नहीं होगा। नो अपर लिमिट एज द रोड इज बैंक्ड फॉर थीटा ग्रेटर देन 45। अब आप सवाल पूछ सकते हो सर क्यों, ऐसा क्यों? इसका जवाब आपको मिलेगा, इसका जवाब आपको मिलेगा अगर आप V मैक्स का फॉर्मूला घर पे आज वापस देखेंगे और V मैक्स के फॉर्मूले में थीटा बराबर 45 डिग्रीज जरा सब्स्टिट्यूट करके देखो आंसर क्या आता है। इतना करोगे आज होमवर्क में? इतना आज होमवर्क में कर सकते हो? चलो बाय 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 एवरीबॉडी, बाय, टेक केयर।